भारी मतों से जीतने के बाद हाल ही में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। इसी के साथ वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी बन गई हैं। अपने इनॉग्रेशन स्पीच के दौरान उन्होंने भारत में आदिवासी विद्रोह के समृद्ध इतिहास का जिक्र किया। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे कि भारत में आदिवासी विद्रोह का क्या इतिहास रहा है और कुछ प्रमुख आदिवासी विद्रोहों को भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही आदिवासी विद्रोह के कारणों पर भी बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद भारत में आदिवासी विद्रोह का क्या इतिहास रहा है, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, उस इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आदिवासी विद्रोह के क्या कारण रहे हैं, किन वजह से आदिवासी समुदाय के लोगों को विद्रोह करना पड़ा है, उन कारणों पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आदिवासी विद्रोह की क्या प्रमुख विशेषताएं रही हैं, उन विशेषताओं पर बात करेंगे। और साथ ही भारत में कुछ प्रमुख विद्रोहों पर भी बात करेंगे जिनका जिक्र राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने भाषण के दौरान किया है। इसके अलावा एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स के स्तर का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है और आप इसे आधुनिक भारतीय इतिहास और जनजाति समूह जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की न्यूज़ देख लेते हैं, आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है 4 ट्राइबल रिवॉर्ड्स प्रेसिडेंट मुर्मू इन्वोक्ड इन हर इनॉग्रेल स्पीच, यानी हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने अभी शपथ ली है और अपने शपथ भाषण के दौरान उन्होंने 4 जनजाति विद्रोहों का जिक्र किया है। इसी को लेकर ही पूरी खबर लिखी गई है और आज की वीडियो में भी हम इन्हीं विद्रोहों पर बात करेंगे, इनके कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले भारत में जो आदिवासी विद्रोह का इतिहास रहा है उस इतिहास पर बात कर लेते हैं, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, उस हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत एक जनजाति प्रधान देश है, भारत एक आदिवासी प्रधान देश है और भारत में 700 से ज़्यादा जनजातियां आदिवासी समूह मौजूद हैं। इन आदिवासी समूहों की एक विशेष संस्कृति है, इनके पास अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं और सभी आदिवासी समूह विकास के अलग अलग स्तरों पर मौजूद हैं। यानी कुछ आदिवासी समूहों में विकास ज़्यादा हुआ है, कुछ में विकास का स्तर अभी थोड़ा कम है जो विकास कर रहे हैं। लेकिन इन सभी आदिवासी समुदायों में, समूहों में जो एक बात कॉमन है, जो सामान्य सी बात है, वो ये है कि इन सभी आदिवासी समूहों में अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाजों के प्रति काफी सम्मान है। उन रीति रिवाजों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिबद्धता देखने को मिलती है इन समुदायों के बीच। कई वर्षों से आदिवासी समुदाय के लोग इसी तरह से अपनी परंपराओं, अपनी रीति रिवाजों और अपनी संस्कृति की रक्षा करते रहे हैं। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का उदय हुआ, कोलोनियलिज्म का उदय हुआ, तो ये जो आदिवासी समुदायों और उनकी संस्कृति के बीच जो समीकरण बना हुआ था, जो इक्वेशन बनी हुई थी, वो इक्वेशन कुछ बिगड़ने लगी, उसमें कुछ बदलाव आने लगे। और इन्हीं बदलावों का परिणाम था कि भारत में आज़ादी से पहले 70 से ज़्यादा आदिवासी विद्रोह देखने को मिले। भारत में आज़ादी से पहले जो समग्र विद्रोह हुए, जो भी विद्रोह हुए, उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहले तरह के विद्रोह वे विद्रोह थे जो उत्पीड़कों के खिलाफ थे, जो ऑपरेसर्स के खिलाफ थे। इस तरह के विद्रोह प्रत्यक्ष तौर पर तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इन विद्रोहों को अप्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ देखा जा सकता है। प्रत्यक्ष तौर पर ये जो विद्रोह थे वो ब्रिटिश औपनिवेश से पैदा हुए वर्गों और संस्थाओं के विरुद्ध थे। यानी ब्रिटिश कोलोनियलिज्म से जो भी वर्ग पैदा हुए थे, जो क्लास बनी थी, जो भी संस्थाएं बनी थी, ये विद्रोह उन संस्थाओं के खिलाफ थे। कौन कौन सी संस्थाएं बनी थी? तो ब्रिटिश उपनिवेश से जमींदार का वर्ग बना हुआ था, साहूकार वर्ग पैदा हुआ था, व्यापारी वर्ग पैदा हुआ था, ठेकेदार वर्ग पैदा हुआ था, इसके अलावा सरकारी अधिकारी वर्ग भी पैदा हुआ था। ये सभी संस्थानों के खिलाफ इस तरह के विद्रोह लड़े गए। इसके अलावा दूसरी तरह के विद्रोह ऐसे विद्रोह थे जो प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़े गए थे। ये विद्रोह मुख्य तौर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से आज़ादी से पहले हमें भारत में आदिवासी समुदाय से संबंधित 2 तरह के विद्रोह देखने को मिलते हैं। तो ये तो हुई भारत में आदिवासी विद्रोह का क्या इतिहास रहा है, हमने इतिहास पर बात की। अब आगे बढ़ते हैं और इस तरह के विद्रोहों के कारणों पर बात कर लेते हैं। यानी आदिवासी लोगों को हथियार क्यों उठाने पड़े, क्या ज़रूरत पड़ गई हथियार उठाने की, उन कारणों पर बात कर लेते हैं, उन कारणों को समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण था आदिवासी समुदायों की जो भूमि प्रणाली थी, जो लैंड सिस्टम था, उसमें बदलाव आ जाना। हम जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार के आने से पहले, ब्रिटिश उपनिवेश से पहले, जो आदिवासी लोगों की जो भूमि प्रणाली थी, जो लैंड सिस्टम था,
वो मुख्य तौर पर साझा स्वामित्व पर आधारित था, कॉमन ओनरशिप पर आधारित था। इस पूरी प्रणाली में जमींदारों और साहूकारों का कोई स्थान नहीं था। इसमें सभी लोग बराबर थे, एक समान थे। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का उदय हुआ, जब ब्रिटिश सरकार आई, तो भूमि प्रणाली में कुछ बदलाव देखने को मिला, कुछ चेंजेस देखने को मिले, और इन बदलावों के परिणाम स्वरूप भारत में जमींदारी वर्ग को पेश किया गया। एक नया वर्ग उभर के आया, वो वर्ग था जमींदार वर्ग, जमींदार लोगों का वर्ग। इस वर्ग ने भारत में आदिवासियों की भूमि, इस वर्ग के उदय की वजह से, जब ये नया वर्ग भारत में उभर कर आया, तो इस नए वर्ग के उदय से भारत में जो आदिवासियों की भूमिका थी, आदिवासी समुदाय के लोगों की जो भूमिका थी, वो केवल काश्तकारों तक सीमित हो गई। केवल काश्तकार के रूप में वो रह गए, केवल टेनेंट के रूप में रह गए, केवल किराएदारों के रूप में रह गए। और जो प्रमुख भूमिका थी, जो भूमि का जो स्वामित्व था, वो जमींदारों के पास चला गया। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा ठेकेदारी प्रणाली की भी शुरुआत की गई, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की भी शुरुआत की गई, और इन दोनों ने मिलकर, ठेकेदारों ने और जमींदारों ने मिलकर जो आदिवासी लोग थे उनका काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न किया। इसके बाद भारत में यही वो समय था जब पूरे भारत में एक नया बाजार भी उभर रहा था, एक नया मार्केट बन रहा था, और इस नए मार्केट का प्रभाव हमें आदिवासी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। इस नए मार्केट की वजह से आदिवासी क्षेत्रों में एक नए वर्ग का उदय हुआ। वो वर्ग था व्यापारी वर्ग, ट्रेडिंग क्लास। इस नए वर्ग के उदय की वजह से अब जब एक नया बाजार सामने आया, तो इस नए बाजार के सामने आने से पैसों की भी ज़रूरत पड़ी। तो पैसों की ज़रूरत की वजह से एक नया वर्ग उभरा, वो वर्ग था साहूकार वर्ग। अब हमारे सामने 4 वर्ग मौजूद थे, जमींदार वर्ग, साहूकार वर्ग, इसके अलावा ठेकेदार और व्यापारी। ये 4 वर्ग हमारे सामने मौजूद थे आदिवासी क्षेत्रों में, और इन चारों लोगों ने मिलकर आदिवासी लोगों का काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न किया, और इन चारों वर्गों को ब्रिटिश सरकार का समर्थन भी प्राप्त था, जिसकी वजह से उन्होंने जो आदिवासी लोग थे उन लोगों को जालों में फंसाना शुरू कर दिया, अपने ट्रैप में फंसाना शुरू कर दिया। उन लोगों को पैसे उधार देने लगे, उनसे ज़्यादा मात्रा में ब्याज वसूलने लगे, जिसकी वजह से जो आदिवासी लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, और अंततः उन्होंने इन लोगों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार की जो वन नीति थी, जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी, उस पॉलिसी ने भी संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में वनों पर आदिवासी लोगों का एक पारंपरिक अधिकार मौजूद था। पारंपरिक तौर पर जो वन थे वो आदिवासी लोगों के थे, लेकिन साल 1884 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक वन नीति जारी की गई, एक फॉरेस्ट पॉलिसी जारी की गई, और इस वन नीति के तहत जो अधिकार थे, जो आदिवासी लोगों के जो राइट्स थे, उन अधिकारों को काफ़ी ज़्यादा सीमित कर दिया गया। क्यों सीमित कर दिया गया? क्योंकि ये वही समय था जब भारत में रेलवे का ज़ोरों से विकास हो रहा था। रेलवे का काफ़ी ज़्यादा विकास हो रहा था। रेलवे के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और रेलवे लाइन बिछाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। ये लकड़ियाँ आई वनों से, उन वनों से जिन वनों पर आदिवासी लोगों का अधिकार था। इस तरह से सरकार ने आदिवासी लोगों के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की, लेकिन आदिवासी लोगों की आजीविका ही उन वनों पर निर्भर थी। ऐसे में आदिवासी लोगों के समक्ष एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई। इसके अलावा जो आदिवासी लोग होते हैं उनकी परंपरा भी वनों से जुड़ी होती है, उनके रीति रिवाज भी वनों से जुड़े होते हैं। तो ऐसे में आदिवासी जो लोग थे उनके लिए एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या पैदा हो गई इसकी वजह से। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों का आगमन भी संबंध में एक महत्वपूर्ण घटना थी। जैसे जैसे भारत में उपनिवेशवाद का उदय हुआ, कोलोनियलिज्म का उदय हुआ, वैसे वैसे भारत में धर्म प्रचार के लिए नई नई संस्थाएं आने लगीं। इन संस्थाओं ने भारत में आकर आदिवासी लोगों की परंपराओं, रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जब इन लोगों ने हस्तक्षेप किया, इन संस्थाओं ने आदिवासी समुदाय की जो रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी, उनमें हस्तक्षेप किया, तो इसकी वजह से आदिवासी समुदाय के लोग इन ब्रिटिश मिशनरियों को ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि मानने लगे। इसकी वजह से इन लोगों को बाहरी माना जाने लगा, दीकू माना जाने लगा, और लोगों ने, आदिवासी समुदाय ने इनका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया। तो ये तो कुछ वजह हुई जिनकी वजह से भारत में आदिवासी विद्रोह देखने को मिले। अब आगे बढ़ते हैं और भारत में आदिवासी विद्रोह की प्रमुख विशेषताओं पर बात कर लेते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं कि उनकी क्या विशेषताएं थी जिनके आधार पर हम आदिवासी समुदायों को, आदिवासी समुदाय के विद्रोहों को देख सकते हैं। तो इसकी सबसे पहली और सबसे प्रमुख विशेषता यही थी कि भारत में जो भी आदिवासी विद्रोह हुए, वो उन विद्रोहों में जातीय पहचान काफ़ी पीछे छूट गई, और जातीय पहचान की तुलना में सामूहिक पहचान, सामूहिक एकजुटता ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। इन विद्रोहों के दौरान सभी तरह के बाहरी लोगों का विरोध नहीं किया गया। विद्रोह के दौरान गरीब और मजदूर लोग काफ़ी सुरक्षित रहे। गरीब और मजदूर लोगों के साथ किसी भी तरह की हिंसा नहीं की आदिवासी लोगों ने, बल्कि हिंसा और विरोध केवल उन लोगों का किया गया जो व्यापारी वर्ग थे, जो साहूकार वर्ग थे, जो जमींदार वर्ग थे, जो सरकारी अधिकारी थे। हिंसा केवल उन्हीं लोगों के साथ की गई, जो विद्रोह था केवल उन्हीं लोगों के साथ किया गया।
क्योंकि यही लोग जो थे वो ब्रिटिश सरकार के समर्थन से उनका उनका उत्पीड़न कर रहे थे। ये लोग ब्रिटिश सरकार का एक तरह से हिस्सा थे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, इस तरह के जो विद्रोह है हमें आज़ादी से पहले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन सभी विद्रोहों की एक प्रमुख विशेषता ये भी थी कि इन विद्रोहों के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश सरकार का कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ही अपने अलग अलग कानूनों के माध्यम से आदिवासी आदिवासी लोगों की जो पारंपरिक सामाजिक आर्थिक फ्रेमवर्क था, जो सामाजिक आर्थिक ढांचा था, उस ढांचे को प्रभावित करने की, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। आदिवासी लोगों के जो फॉरेस्ट राइट्स थे उन राइट्स को कम करने की कोशिश की गई, उनको सीमित करने की कोशिश की गई। इसके अलावा उनका उत्पीड़न किया गया, इसके अलावा उन पर कर लगाए गए। तो इस तरह से उनका जो सामाजिक आर्थिक ढांचा था उस ढांचे को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इसके अलावा एक तीसरी जो विशेषता हमें देखने को मिलती है इस तरह के विद्रोहों में, वो विशेषता ये है कि इस तरह के विद्रोह में आदिवासी समुदाय के लोग तकनीकी रूप से काफ़ी पिछड़े हुए थे। आदिवासी समुदाय के लोग इस तरह के विद्रोहों में अपने पारंपरिक हथियारों के माध्यम से आधुनिक हथियारों वाली ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे, ब्रिटिश सेना से लड़ रहे थे। तो इस तरह से उनके लिए जो युद्ध था वो युद्ध काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। तो ये एक विशेषता भी हमें देखने को मिलती है इस तरह के विद्रोहों के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं और भारत में कुछ प्रमुख विद्रोहों की बात कर लेते हैं जिनका जिक्र राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने भाषण के दौरान भी किया है। तो इसमें पहला विद्रोह है संथाल विद्रोह। इस विद्रोह को महत्वपूर्ण विद्रोह भी माना जाता है भारत के इतिहास में, भारत के आदिवासी इतिहास में। ये जो विद्रोह है वो जून 1855 में हुआ था और इस विद्रोह के दौरान तकरीबन 10,000 से अधिक संथाल जनजाति के लोगों ने अपने नेताओं कान्हो मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू और सिद्धो मुर्मू के नेतृत्व में बाहरी लोगों, जिन्हें दीकू कहा जाता है, इन बाहरी लोगों के खिलाफ विद्रोह किया था। कौन कौन थे बाहरी लोग? इसमें राजस्व अधिकारी, वो लोग जो इन आदिवासी लोगों से कर वसूलते थे, उनसे जबरन पैसे लेते थे। इसके अलावा जमींदार लोग, साहूकार लोग और ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्य समर्थक शामिल थे। तो इस तरह से इस पूरे विद्रोह के दौरान इन बाहरी लोगों का विद्रोह किया गया। इन बाहरी लोगों के खिलाफ एक तरह से आंदोलन एकत्र किया गया। ये जो पूरा विद्रोह था वो वर्तमान झारखंड के भोगनाडीह गांव में देखने को मिला था। तो ये इसका जो पूरा विस्तार था वो झारखंड में देखने को मिलता है। इसके कारणों पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों था। तो हमने देखा कि विद्रोह मुख्य तौर पर 1855 में हुआ था, लेकिन इस विद्रोह का जो इतिहास है वो इससे भी ज़्यादा पुराना है। दरअसल इतिहास ये है कि 1855 में विद्रोह से कई समय पहले ब्रिटिश सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजमहल पहाड़ियों के वन क्षेत्रों में संथाल लोगों को बसाना शुरू कर दिया और इसके बाद 1832 में इस क्षेत्र को दामिने कोह नाम दिया गया, इसका एक नया नाम दे दिया गया। अब इस समय तक तो जो संथाल जनजाति के लोग थे वो ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि आखिरकार ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें रहने के लिए एक जगह दी गई थी। लेकिन समय के साथ लोगों ने महसूस किया, संथाल जनजाति के जो लोग थे उन लोगों ने ये महसूस किया कि ये जो ब्रिटिश सरकार के लोग हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, ये संथाल जनजाति के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उन पर जबरन कर लगाया जा रहा है, उनसे ज़्यादा कर वसूला जा रहा है। इसके अलावा उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने की भी कोशिश की जा रही है। और इन्हीं सब वजहों से जो हज़ारों संथाल लोग थे उन्होंने 1855 में ब्रिटिश सरकार का विरोध कर दिया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत कर दी। तो ये तो हुआ संथाल विद्रोह। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे महत्वपूर्ण विद्रोह की बात कर लेते हैं। ये विद्रोह है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह 1817 में देखने को मिला था। ये विद्रोह मुख्य तौर पर उड़ीसा के खुर्दा में हुआ था। कई जानकार इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। दरअसल जो पाइका लोग थे इन्हें सैनिकों का एक वर्ग माना जाता है। पाइका सैनिकों का एक वर्ग था जिन्हें 16वीं शताब्दी के दौरान उड़ीसा के राजाओं द्वारा कर मुक्त भूमि दी जाती थी और कई तरह की उपाधियां भी दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? क्योंकि ये लोग बदले में राजाओं को सैन्य सेवाएं प्रदान करते थे, मिलिट्री सर्विसेज प्रदान करते थे। लेकिन 1803 में जब ब्रिटिश सरकार ने उड़ीसा के राजा को सत्ता से बेदखल कर दिया तो ब्रिटिश सरकार द्वारा यह इस क्षेत्र में एक नई भूमि राजस्व प्रणाली भी लागू की गई। इस नई भूमि राजस्व प्रणाली के तहत जो पाइका लोग थे, जो सैनिक वर्ग था, उस वर्ग को जो भूमियां दी गई थी राजाओं द्वारा, जो भूमि दी गई थी, उस भूमि को वापस छीन लिया गया। इसके अलावा उनकी उपाधियों को भी समाप्त कर दिया गया और यही इस पूरे विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। ये वही समय था जब भारत में कोंद समुदाय के लोगों द्वारा भी विद्रोह किया जा रहा था। इस पूरे विद्रोह के दौरान 400 से ज़्यादा कोंद समुदाय के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था और इसी विद्रोह से जन्म हुआ था भारत में पाइका विद्रोह का। पाइका विद्रोह का जन्म कोंद विद्रोह से ही हुआ था। इस पूरे पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु विद्याधर महापात्र राय द्वारा, जो कि उड़ीसा के जो शासक थे उन शासक के एक जनरल थे।
इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया और विद्रोह के नेतृत्व के बाद कुछ समय तक वो ब्रिटिश सरकार से बचते रहे। इसके बाद उन्होंने अंततः 1825 में आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो ये तो हुआ पाइका विद्रोह। अब आगे बढ़ते हैं और कोल विद्रोह के बारे में बात कर लेते हैं। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। कोल विद्रोह मुख्य तौर पर छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी समूहों द्वारा किया गया था, आदिवासी लोगों द्वारा किया गया था। इस समूह को कोल नाम से जाना जाता है। इस समूह ने मुख्य तौर पर अंग्रेज सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक विद्रोह किया था। इस विद्रोह का भी यही कारण था कि इस पूरे क्षेत्र में आदिवासी लोगों की भूमियों पर गैर आदिवासी लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा था। भूमि के इसी कब्जे को देखते हुए और आर्थिक शोषण की वजह से जो लोग थे, कोल समुदाय के जो लोग थे, उन्हें हथियार उठाने पड़े। और इस पूरे विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्ध भगत, जोआ भगत और मदारा महतो ने। इन 3 लोगों ने इस पूरे विद्रोह का नेतृत्व किया था। बाद में होस, मुंडा और उरांव जनजाति के लोग भी इस पूरे विद्रोह में शामिल हो गए थे। ये पूरा विद्रोह लगभग 2 साल तक चला था और इसका जो क्षेत्र था वो मुख्य तौर पर छोटा नागपुर क्षेत्र के आसपास रांची, हजारीबाग, पलामू और मानभूम जैसे क्षेत्रों तक ये पूरा विद्रोह फैला हुआ था। तो ये तो हुई कोल विद्रोह की बात। अब आगे बढ़ते हैं और भील विद्रोह के बारे में बात कर लेते हैं। भील विद्रोह दरअसल भील जनजाति द्वारा किया गया था और भील जनजाति भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक खानदेश क्षेत्र में उस समय निवास करती थी। इस समय जब ब्रिटिश सरकार इस पूरे क्षेत्र पर पहुंची, जब इस पूरे क्षेत्र पर ब्रिटिश सरकार का आगमन हुआ, तो भील लोगों के बीच इस उत्पीड़न का एक डर पैदा हो गया। भील लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार यहाँ आएगी और उन पर उत्पीड़न किया जाएगा। इसके अलावा उनके बीच अपनी परंपराओं के नष्ट होने का भी डर पैदा हो गया। यानी जब ब्रिटिश सरकार आएगी तो जाहिर तौर पर उनकी परंपराओं को नष्ट करने की कोशिश करेगी। उनकी परंपराओं के बीच जो इक्वेशन है, जो समीकरण बने हुए हैं पहले से, उन समीकरणों को बदलने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में इस पूरे डर के बीच जो भील समुदाय के लोग थे, उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह मुख्यतः 3 चरणों में हुआ। 3 बार ये विद्रोह देखने को मिला। पहला विद्रोह 1818 में देखने को मिला, दूसरा विद्रोह 1825 में देखने को मिला और तीसरा विद्रोह 1831 से 1846 तक देखने को मिला। तो ये तो हुई भील विद्रोह की बात। अब अंत में एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रश्न है कि भारत में आदिवासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, संथाल विद्रोह का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में रहा। हमारा दूसरा कथन है, पाइका ओडिशा का एक व्यापारी वर्ग था। आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। हमारे ऑप्शंस हैं केवल एक कथन, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। आप इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा हमारी इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।